इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि आपको दुनिया में बिजनेस करना हो चाहे ना करना हो, पैसा चाहिए ही चाहिए। और जब जब आप पैसा कहीं से अरेंज करते हो, कहीं से भी पैसा अरेंज करते हो, उसमें कोई ना कोई तरीके का खर्चा इंक्लूड है। और क्योंकि खर्चा इंक्लूड है तो भैया वो खर्चा कम से कम हो, लोएस्ट से लोएस्ट हो, ये एक चाहत, एक इच्छा लगभग सभी की हो, राइट। भाई लोएस्ट कॉस्ट होना चाहिए, भाई सस्ता कहाँ पड़ेगा। हम लोग ये देखते हैं, हम लोग अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कब ऑफर निकलता है ना, कब थोड़ा सेल लगा हुआ है, महा मेगा सेल का वेट करते हैं। भले उसमें हमको सामान कचरा मिले लेकिन सेल में मिला है तो हम खुश जरूर होते हैं कि हमको सस्ते में मिल गया, है ना। वही फ्रेश माल जो आउट ऑफ फैशन हो चुका है, जो डिफेक्टिव है, या फिर जिसका ट्रेंड खत्म हो चुका है, पैसे वाले लोग उस ट्रेंड को एंजॉय कर चुके हैं, तब सेकेंड स्ट्रीम में सेल में वो हमारे पास आते, लेकिन फिर भी हम खुश होते हैं कि चलो ठीक है, अपने बजट में कम से कम ब्रांडेड चीज तो हमको मिल रहा है। ये एक सोच होता है, आदमी सस्ता जरूर खोजता है। तो एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करने के लिए पैसा उठाता है मार्केट से, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इच्छा होता है कि भैया हमारा कॉस्ट थोड़ा कम लगे, सस्ता पड़े पैसा मेरे। लोग सोचते हैं कि कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर देती है, इक्विटी शेयर इशू कर देती है, पैसा उठा लेती है, इस पे ये पैसा वापस देने का कोई प्रेशर ही नहीं होता कंपनी के ऊपर। तुम लोगों ने सीखा होगा ऐसा कहीं ना कहीं कि इक्विटी शेयर परपेचुअल होते हैं, मतलब अगर एक बार कंपनी स्टार्ट हुई, इक्विटी शेयर इशू किया, पब्लिक से पैसा ले लिया, जब तक कंपनी रहेगी तब तक कंपनी पैसा वापस देने के लिए लायबल नहीं है। मतलब पैसा वापस ही नहीं करना कब तक, जब तक कंपनी जिंदा है। जिस दिन कंपनी बंद होगी उस दिन जाकर ये पैसा वापस देने का रिक्वायरमेंट आएगा, उसके पहले नहीं। कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, डिविडेंड तभी देती है जब कंपनी के पास प्रॉफिट हो। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट ना हो तो कंपनी को डिविडेंड देने का कोई प्रेशर ही नहीं। तो यार ये तो बड़ा सस्ता वाला चीज हो गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं रही, कभी पैसा ब्याज का देना ही नहीं है, पैसा वापस कभी देना ही नहीं है, तो क्या करेंगे। तो सबसे सस्ता सोर्स है। बट जब ये चैप्टर पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा कि सबसे महंगा सोर्स कैपिटल का जो है वो इक्विटी ही। फ्री की कोई भी चीज सस्ती नहीं होती, ये चीज हम लोग को समझ में आनी चाहिए। अगर कोई चीज आपको फ्री में मिल रहा है तो वो साइड से, बैक गेट से आपसे बहुत बड़ा खर्चा ले जाता है। जो चीज आपको बनता है, मिलना चाहिए, जो आप डिजर्व करते हैं, वो चीज के कॉस्ट पर आप ये फ्री में उठा रहे हैं। तो ये ना हो, इसको समझने के लिए हम लोग को कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ना, इसलिए भी पढ़ते हैं कि हमको इससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिले, एक 10 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन, एक 5 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन। शॉर्ट शॉर्ट आता है, एकदम कंपलसरी क्वेश्चन आता है, आएगा ही आएगा। एक चैप्टर पढ़ लिए मतलब 15 मार्क्स का तो एफएम का पेपर लिख के आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेवरेज से भी सेम कहानी है ना, 10 मार्क्स का नहीं तो 5 मार्क्स का एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन लेवरेज में भी आता ही आता है। तो 2 चैप्टर पढ़ लिए तो सर 5 मार्क्स का तो बहुत करीब पहुंच गए, पूरा सिलेबस तो पढ़ने का टेंशन ही नहीं है ना। फिर भी पढ़ेंगे तो सही, हम लोग ज्यादा ज्यादा पूरा पूरा ही पढ़ेंगे। तो सवाल ये उठा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़े क्यों। पढ़े इसलिए क्योंकि बिजनेस करना है, बिजनेस करना है तो पैसा अरेंज करना पड़ेगा, पैसा अरेंज करेंगे तो खर्चा लगेगा। खर्चा कितना कम से कम लगे, हमको पहचान तो होनी चाहिए कम से कम कि ये वाला महंगा पैसा है, ये वाला सस्ता पैसा है। सर पैसा भी कोई महंगा सस्ता होता है क्या? हाँ सर, ब्याज का जो खर्च है ये पैसे का खर्च है, और पैसे का खर्च, ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है, वो रिड्यूस हो, ये हम लोगों का प्रायोरिटी, प्राथमिकता होना चाहिए। समझ आती है बात? क्लियर है? तो सर सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश किए कि सर पैसा अगर हम अरेंज करने जाएं तो अरेंज कर कहाँ कहाँ से सकते हैं, है ना। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे पहला सोर्स ऑफ फाइनेंस है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस है,
डिबेंचर्स तीसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लोन चौथा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और रिटेन्ड अर्निंग्स पांचवा सोर्स ऑफ फाइनेंस है। सर अभी तक में ये चार तो हमने सुना था, ये पांचवा तो कभी नहीं सुना सर, है ना? पांचवा कभी नहीं सुना ना? सुने हो? कहाँ सुने? अच्छा, ये बोलना चाह रही है कि कंपनी जो कमाती है उसमें से इन सबको इंटरेस्ट और डिविडेंड देने के बाद कंपनी के पास जो बच जाता है उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। मतलब हम इसको पीएल का क्रेडिट बैलेंस और जनरल रिजर्व इस तरह के नाम से बुलाते आए हैं, है ना? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सिंपल भाषा में बोले तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये कंपनी का बचाया हुआ प्रॉफिट है। कमाने के बाद जो प्रॉफिट कंपनी बचा लेती है उसको बोलते। तो कंपनी प्रॉफिट बचा के क्या तिजोरी में रख देती है क्या? नहीं। प्रॉफिट का जो पैसा कंपनी बचा लेती है उसको बिजनेस के एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर देती है। नया मशीन खरीदना, नया फैक्ट्री साइट लेना, है ना? और प्रोडक्शन के लिए और मटेरियल खरीद के स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देना, ये सब कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये रिटेन अर्निंग का पैसा कंपनी बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है, ऐसा मानते हैं। ठीक है? क्योंकि ये सभी बात जानते हैं, जितने भी तुम लोग हो, तुम लोग में मेरे ख्याल से लड़का लोग का तो मेरे को ठीक से नहीं कंफर्म, लेकिन लड़की लोग में एक बहुत कॉमन टेंडेंसी होता है कि वो लोग अपना सेविंग्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं। मतलब अगर पॉकेट मनी का पैसा मिल रहा है या ट्यूशन पढ़ा के कुछ कमा रहे हैं या पार्ट टाइम जॉब करके कुछ कमा रहे हैं, एक लड़का अगर 4,000 कमाएगा उसमें से 200 रुपया सेव करेगा, तो एक लड़की 4,000 कमाएगी तो उसमें से 1,000 रुपया सेव करेगी। ये कॉमन टेंडेंसी है, ये मैंने नोटिस किया है ओवर द पीरियड। ये 1,000 रुपया जो सेव करती है, 12 महीने में 12,000 भी सेव करती है। इन लोगों में दिक्कत कहाँ आती है कि वो 12,000 रुपया जो सेव करती है अलमीरा में सेव करती है। वॉलेट का जो पर्स का जो अंदर वाला पार्ट है उसमें, या फिर अलमीरा में, या फिर गुल्लक में, पिगी बैंक में, ये सब में सेव हो। अगर यही सेविंग्स को चैनलाइज करना सीख जाए, उसको इन्वेस्ट करना सीख जाए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से उस 12,000 को अगले साल तक में 13,000 14,000 कर पाए। क्योंकि तुम 100 रुपए का एक नोट गुल्लक में रख दो, एक साल बाद निकालो 100 ही निकले। लेकिन वही 100 रुपए का नोट अपने सेविंग्स अकाउंट में रख दो तुम, तो एक साल के बाद वो 104-5 रुपया हो जाता है। तो 5 रुपया गुल्लक से नहीं जनरेट होता है, बैंक में रखने से जनरेट होता है। तो आप अपनी सेविंग्स करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर सेविंग्स को कहाँ लगा रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं? स्टोर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपका पैसा पड़े पड़े पीला पड़ जाएगा नोट जो है, लेकिन उसकी वैल्यू घट जाएगी। क्योंकि एक साल के बाद जब आप अपना इन्फ्लेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्फ्लेशन 6% अगर है साल का, तो आपके 100 रुपए की कीमत घट के 95 रुपए के करीब हो गई। हाँ, क्योंकि अभी अगर तुम 95 में जो सामान खरीदोगी, वो एक साल बाद वही सामान तुम 100 देके खरीदो। तो इसका मतलब तुम्हारा 100 रुपया से तुमको उतना ही पैसा, उतना ही सामान मिलेगा एक साल के बाद, जितना अभी तुम 95 में भी खरीद सकते। तो उल्टा तुम्हारा 6 रुपया ब्याज बढ़ा, वो घट गया, 95 आ गया, तुमको नुकसान 10 का हो। क्योंकि तुम लोग मनी और मनी का परचेजिंग पावर, ये दो चीज के बारे में सुने होंगे ना कभी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अगर आपके पैसे की परचेजिंग पावर घट जाती है तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये बचपन में कहीं पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, कि आपके पैसे की परचेजिंग पावर घट जाए। जैसे सीधी सीधी सी बात है, आज से एक साल पहले पेट्रोल 90 रुपए का था, आज पेट्रोल 104 रुपए का है। तो पहले 90 रुपए देने से 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता था, अभी 104 रुपए देते हैं तो पेट्रोल 1 ही लीटर मिलता है। तो पेट्रोल तो 1 ही लीटर है, लेकिन आपका 90 रुपया जितना ताकत रखता था पेट्रोल खरीदने का, आज 90 रुपया में वही 1 लीटर पेट्रोल खोजने जाओ नहीं मिलेगा। तो आपका रुपया कमजोर हो गया है, इसका यही मतलब है आपके रुपए की परचेजिंग पावर घट गई। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो अमेरिकन डॉलर 1, इंडियन रुपी 1 बराबर था।
माने जितना सामान 1 इंडियन रुपी से खरीद सकते थे, एग्जैक्टली उतना ही सामान अमेरिकन डॉलर से भी खरीद सकते थे। पर आज अमेरिकन डॉलर जो है इंडियन रुपी के 72 रुपए के बराबर है, 75 रुपए के बराबर है। तो मतलब उनका 1 रुपया और हमारा 75 रुपया, मतलब उनके 1 रुपए से जितना सामान खरीद सकते हो, हमारी इंडियन करेंसी का 75 रुपए से उतना सामान खरीद सकते हो। क्या कारण है ऐसा? उनके रुपए की परचेजिंग पावर ज्यादा है। मतलब 100 रुपया अमेरिकन डॉलर लेके जाओगे, 100 अमेरिकन डॉलर लेके जाओगे तो तुम 7,500 का सामान खरीद लोगे। और यहाँ 100 रुपया इंडियन लेके जाओगे तो 1 प्लेट चाउमीन भी अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। फर्क समझ में आया? तो आप अगर अपना पैसा पिगी बैंक में जमा कर रहे हो तो अब इंटरेस्ट जो कमाने का ऑप्शन है वो तो आप छोड़ ही रहे हो। दूसरा नुकसान क्या हो रहा है कि जितना इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है उतने रुपए की आपकी वैल्यू, परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो रिड्यूस हो रही है। इसकी वजह से आपको नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ब्याज का अपॉर्चुनिटी लॉस और पैसे की परचेजिंग पावर फॉल। तो 5 रुपया ब्याज कमाते, 5 रुपए का इन्फ्लेशन का लॉस हो गया, अल्टीमेटली आप 10 रुपए का लॉस खा रहे हो। तो ये जो चीज है, ये चीज आप जब तक इन चीजों को पढ़ोगे नहीं, इनके बारे में कोई आपको बताएगा ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा? तो आपके पास अगर सेविंग्स का 100 रुपया भी है तो वो आप अपने जेब में, पर्स में, गुल्लक में, अलमीरा में रखने की जगह उसको किसी ऐसी जगह लगाए जहां से वो पैसा धीरे धीरे करके बढ़े। तो आपको प्रॉफिट ना भी हो, कम से कम इन्फ्लेशन जितना है उतना तो रिटर्न आपको मिल जाए, ताकि आपके पैसे की परचेजिंग पावर बरकरार तो रहे, मेंटेन तो रहे। इतना तो कम से कम बनता ही है। तो जितने भी घर में लोग हैं जिनके पास अलमारी में पैसा रखा हुआ रहता है, उनसे ये एक समझने की जरूरत है कि आपका पैसा नुकसान खा रहा है। ब्याज का कमाई छूट रहा है, इन्फ्लेशन का लॉस आप बेयर कर रहे हो, आपका डबल नुकसान हो रहा है। इससे अच्छा ऐसा जगह लगाओ जहां से आपको जब पैसा चाहिए वापस भी मिल जाए। सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखो ना भैया। रात को 2 बजे भी पैसा चाहिए, किसी भी एटीएम में जाके पैसा निकाल के ले आओ। थोड़ा पैसा जो रूटीन खर्च का है वो हाथ में रखो, बाकी का पैसा अपने अकाउंट में रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ आ रही है बात? तो ये जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे को इन सभी चीजों से अपने आप से रिलेट करना सिखाता है, जो कि तुम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में गलतियां करते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में जिन चीजों का आपको समझ होना चाहिए, आप उसको नासमझी में वेस्ट कर रहे हो, वो चीजें हम लोग यहाँ पर सीख सकेंगे, काम आएगा। ठीक है? कोई अगर तुमसे पूछे कि भैया ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमको करना क्या है, व्हाट इज सपोज टू बी डन इन दिस चैप्टर, तो आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिक रेट ऑफ कॉस्ट। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट आपको कैलकुलेट करके निकालना। नहीं सर, ऑब्लिक है। या तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हो या फिर आप परसेंटेज ऑफ कॉस्ट निकाल रहे हो। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम 40-50 जितने भी सम करेंगे, वो 40-50 सम में सब में आपको परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ही निकालना है। ठीक है सर? हम लोग बचपन में जब 6, 7, 8 में पढ़ते थे ना, तब हम लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR डिवाइडेड बाई 100। पढ़ाया गया था क्या? Yes, sir. हमको इस चैप्टर में क्या निकालना है? आई निकालना है, पी निकालना है, टी निकालना है कि आर निकालना है? हमें आर निकाल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? इंटरेस्ट क्या है? ब्याज का अमाउंट है, प्रिंसिपल पी है, टाइम टी है, और आर क्या है? रेट है। इस चैप्टर में हमारा फोकस किस पे रहेगा? रेट पे रहेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो तो जरा, R इज इक्वल टू, ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? R इज इक्वल टू I इंटू 100 डिवाइडेड बाई PT। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये सर पढ़ाई में आज की नहीं पढ़ा रहा,
ये बीकॉम थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं है। ये इतना सा जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या चीज का पढ़ाई है? क्लास 7-8 में परसेंटेज, कोई आईएससी, कोई डब्ल्यूबी, कोई सीबीएसई से पढ़ा है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग टाइम पे है, लेकिन परसेंटेज ऑफ रेट इंटरेस्ट जो हम लोग को है वो पढ़ना पड़ा है जरूर, और वहां पे हम लोग को यही फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, इस पीटी को हम अगर P इंटू टी लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? बोलो। ठीक है, नाउ अगर मैं लेट कर लूं, लेट टाइम इज 1 ईयर, और यहां पर टी की जगह मैं 1 बैठा दूं, तो क्या ये फार्मूला चेंज होकर R इज इक्वल टू आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई P हो जाएगा क्या? देख लो, आराम से देख लो, हड़बड़ी नहीं है मेरे को इस बार, क्योंकि किसी को भी इंटू 1 करते हैं तो वैल्यू वही आती है ना। सर इस फार्मूला को अगर हम थोड़ा सा पकड़ के बैठ जाए मतलब इसका थोड़ा सा हम लोग वो बोलते हैं ना, क्या करते हैं, इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करें, थोड़ा सा मतलब इसको थोड़ा कुरेदें, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर से बाल की खाल निकाले, तो क्या क्या बातें समझ आती। इस फॉर्मूला को बनाने में लॉजिक क्या लगाया गया होगा, हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, है ना। न्यूमरेटर में आई है क्या, है ना, ये क्या चीज को सिग्निफाई करता है? इंटरेस्ट कितना देंगे हम, अमाउंट में, रुपया में, है ना। पी डिनोमिनेटर में है क्या, है ना, और 100 तो मल्टीप्लाई हुआ है सिर्फ परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज बन जाता है, यही तो था। तो सर इस 100 का तो उतना बड़ा सिग्निफिकेंस भी नहीं, हम तो ऐसा भी बोल दें, अगर R इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई पी तो भी चल जाएगा ना, बोलो तो। अगर आई बाई पी करके छोड़ दें, इंटू 100 ना करें, तो क्या फर्क आएगा? ये आएगा परसेंटेज में और ये आएगा डेसिमल में। सर एग्जांपल देख लें एक बार। सर मान लीजिए मैंने 100 रुपया किसी से उधार लिया, अगला बोला कि भैया हम आपसे 1 साल बाद पैसा लेंगे, 8 रुपया ब्याज लेंगे। तो हम सोच रहे हैं यार मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ा, 8% पड़ा, तो कैसे निकाले ये 8%? तुम 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 ही तो किए, यही तो किए, बोलो यही तो किए हो। तो अगर हम इंटू 100 ना करें, 8/100 करके छोड़ दें, तो क्या आंसर में डिफरेंस आएगा? ये आएगा 8% और ये आएगा 0.08, इतना ही फर्क हो। और इसको कभी भी 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम इस फार्मूला का जब पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि बंदा न्यूमरेटर में क्या ले रहा है। ये पैसा मैंने अरेंज किया, मेरे बिजनेस के लिए ये पैसा अरेंज करना जरूरी था, मेरे पास था नहीं तो मैंने मार्केट से उठाया। जिस किसी ने भी मुझे ये पैसा दिया उसने मुझे एक फैसिलिटी दी है क्या? हाँ सर, क्योंकि मेरा अपना पैसा जब नहीं है, मैं मार्केट से बोरो करूंगा तो ही बिजनेस कर पाऊंगा। तो जो बंदा मुझे ये पैसा प्रोवाइड करके दे रहा है, ही इज प्रोवाइडिंग मी अ फैसिलिटी। भाई आज मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं होती तो मैं किराए पे घर लेता हूँ, तो बंदा मुझे घर दिया तो मैं उसको बदले में रेंट देता हूँ। अगर मेरे पास चलने का ताकत नहीं है तो मैं टैक्सी करता हूँ, तो बंदा मुझे एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देता है, बदले में रेंट का फेयर ले लेता है। इसी तरह से आज मान लो मेरे पास बिजली का सुविधा नहीं है तो मैं बिजली का कनेक्शन ले लेता हूँ, उसको यूज करता हूँ, बदले में बिजली का बिल भर देता हूँ। मेरे पास काम करने की ताकत नहीं है तो मैं किसी को स्टाफ रख लेता हूँ और उसको काम करवाता हूँ, उसके बदले में उसको सैलरी देता हूँ। तो भैया जब भी कोई तरह की फैसिलिटी हमें मिलती है, चाहे फिर वो काम की हो, डिस्टेंस की हो, प्लेस की हो, चाहे पैसे की हो, कोई ना कोई वो फैसिलिटी मेरे को प्रोवाइड करके दे रहा है, तो बदले में वो कुछ लेता है जिसको हम खर्च बोलते हैं। रेंट मेरा खर्च है, सैलरी मेरा खर्च है, बिजली बिल मेरा खर्च है, कन्वेंस मेरा खर्च है। इन सबको मैं क्यों एवे ही दे देता हूं कि बदले में कोई बेनिफिट लेता भी हूं, बेनिफिट मिल रही है। तो आज मेरे पास अपना पैसा नहीं है, मैं मार्केट से पैसा उठाता हूं, किसी और से पैसा उठाता हूं, और जिस किसी से भी मैं पैसा उठा लेता हूं उसके बदले में बंदा मेरे से कुछ मांगता है, वो जो मांगता है वो मेरे लिए खर्च है, ब्याज।
इन्होंने न्यूमरेटर में ब्याज रखा है, डिनोमिनेटर में क्या रखा है, जो अमाउंट मुझे मिला, मतलब जो मैंने दिया वो ब्याज न्यूमरेटर में है, बदले में मुझे जो मिला वो मेरे लिए प्रिंसिपल है तो। बट जब ये 11-12 लेवल तक भी देखते हैं, मुन्ना 7-8-9 तक भी देखते हैं, तो ये फार्मूला इसी तक सीमित। पर जब हम एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, प्रैक्टिकल लेवल की बात करते हैं, तो ये फार्मूला यहां तक सीमित नहीं। इस फार्मूला में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाती। इन्होंने बोला कि भैया डिनोमिनेटर में वो अमाउंट लीजिए जो आपको मिला, ब्याज के तौर पे आप जिस पर ब्याज दोगे वो अमाउंट जो आपको मिल रहा है वो लीजिए, और ऊपर में सिर्फ ब्याज मत देखिए सर, ब्याज के अलावा भी और खर्चे होते हैं वो भी देखिए। तो हमें जब कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन करते समय सिर्फ इंटरेस्ट, इस फार्मूला में सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट ही इकलौता खर्च नहीं होता, खर्च और भी हैं, और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहे हैं उनको भी आप देखिए और उनको भी खर्च की लिस्ट में जोड़ते चले जाइए। मतलब अगर आपको 1 लाख रुपया का लोन लेना है तो उस 1 लाख रुपए के लोन को लेने के लिए आपके जो जो खर्च लग रहे हैं उन सभी खर्च को आप यहां पर काउंट कीजिए। सर कौन सा ऐसा खर्चा लग जाता है? सर लग जाता, मैं 4 बैंक में घूमा, मुझे लोन चाहिए लोन चाहिए लोन चाहिए, नहीं मिला, बहुत कोशिश किया, मैं नहीं लोन जुटा पाया। अचानक से मनीष को एक दिन पता चला कि सर को लोन का जरूरत है। मनीष मेरे पास आया क्लास खत्म होने के बाद कि सर आईसीआईसीआई बैंक में मेरा सेटिंग, आपको लोन चाहिए, हम लोन दिला देंगे। बोले ऐसा भी क्या सेटिंग है? बोले सर वो मत छोड़िए, आपको पैसा चाहिए, लोन हम दिला देंगे, कैसे होगा वो हम आपको बता देंगे, आपको अच्छा लगे तो आप कर लीजिए, लोन ले लीजिए। बोला हाँ भाई जरूरत तो है। बोला सर जो भी लोन का अमाउंट होगा उसका 2% हम कमीशन लेंगे। बोला अच्छा ऐसा, हमको 2 लाख का लोन चाहिए तो 4,000 रुपया अगला कमीशन। तो हमारे हाथ में कितना आया? 1,96,000 ही आया ना। तो मैं डिनोमिनेटर में 2 लाख लिखूं कि 1,96,000 लिखूं, है ना? और सर वो 4,000 जो है वो मेरा खर्च है क्या? तो ये लोन अगर मुझे लेना है तो ब्याज तो मुझे बैंक को जो देना था वो देना ही है, ये 4,000 भी तो मेरा खर्च है ना। कोई दिक्कत? पक्का से। तो भैया फाइनेंस का कॉस्ट, कैपिटल का कॉस्ट, 2 तरह के कॉस्ट को इन्वॉल्व करता है। मतलब सर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। पहला एनुअल कॉस्ट, दूसरा वन टाइम कॉस्ट। जो कॉस्ट एनुअल है मतलब हर साल लगेगा, और दूसरा जो कॉस्ट होता है वो वन टाइम कॉस्ट होता है। तो जो वन टाइम कॉस्ट होता है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं एक लाइन बाद से कि वी शैल कैलकुलेट एनुअल कॉस्ट ऑफ वन टाइम कॉस्ट by dividing total cost with tenure of finance। मतलब अगर मैंने आईसीआईसीआई बैंक से, मनीष ने लोन दिलाया 5 साल के, तो वन टाइम कॉस्ट वो 4,000 मेरे से कमीशन ले रहा है, हर साल 4,000 लेगा क्या? नहीं लेगा, वन टाइम 10 लोन दिलाया उस समय। तो ये एक 4,000 का जो मेरा कॉस्ट है ये वन टाइम कॉस्ट है, 5 साल के लोन के लिए है। हमको जो यहाँ पर रेट निकालना होता है, ये रेट जो होती है आर, पीटीआर बाई 100 में, ये आर पूरे लाइफ टाइम ऑफ लोन के लिए होता है कि पर एनम होता है? तो खर्चे भी हमको पर एनम चाहिए, तो जो खर्चे एनुअल हैं वो तो एज इट इज ले लेते हैं, लेकिन जो खर्चे मेरे वन टाइम कॉस्ट है उनको हम जितने साल का लोन लिए उससे डिवाइड करके एवरेज एनुअल कॉस्ट कितना है वो निकाल लेते।
तो अगर उसने मुझे 4,000 के कमीशन पे 5 साल का लोन दिलवाया है तो मेरा सालाना खर्चा 4,000 बाई 5 800 रुपया है। तो हम 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज कॉस्ट निकालने जाएंगे तो जो मेरा ब्याज होगा प्लस 800 जोड़ेंगे। मैंने बोला कि इंटरेस्ट तो एनुअली होगा और ये 800 रुपया मेरा वन टाइम कॉस्ट का शेयर है 1 ईयर के लिए। मान लो 2 लाख के ऊपर 10% ब्याज है या 1% मंथली ब्याज है तो 2 लाख का 1% 2,000 प्लस 800, 2,800 रुपया मेरा ब्याज का कॉस्ट माना जाए। लगा 4,000 है लेकिन 5 साल में 4,000 एक ही बार में लग गया तो एवरेज हो गया हर साल का 800 रुपया करके लगा। तो ब्याज तो है ही प्लस ये 800 भी तो मेरा खर्च ही है, इसको भी तो कहीं ना कहीं से रिकवर करना पड़ेगा। कहां से रिकवर करेंगे? इसी बिजनेस से कमा के जिस बिजनेस में पैसा लगाए। तो इस बिजनेस में जो पैसे की व्यवस्था हुई उसका खर्चा 2,000 का खाली ब्याज है क्या? नहीं, 2,000 के ब्याज के साथ ये 800 रुपया भी मेरा खर्चा है। नहीं सर, गलती हो गई। 10% का ब्याज पकड़ेंगे, 20,000 का ब्याज होगा, 20,800 रुपया मेरा कॉस्ट होगा, क्योंकि ब्याज मैंने मंथली ले लिया है और 800 रुपया सालाना है, ये गड़बड़ है। तो 2,000 महीना के हिसाब से 12 महीने का 24,000 रुपया ब्याज होता है। तो 24,000 प्लस 800 ये मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट होगा एक साल। तो आपको सारे कैलकुलेशन जो भी करने होंगे वो कौन से बेसिस पे करने पड़ेंगे? एनुअल बेसिस पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकालना होता है एनुअल निकालना होता है, पर एनम निकालना। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सर सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं ये जो 5 सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इन 5 सोर्स में से स्टार्ट हम लोग करते हैं डिबेंचर्स। ठीक है, तो अपना पहला हेडिंग जो होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। इसमें ए में आता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स और बी में आता है रिडीमेबल डिबेंचर। कोई कह सकता है क्या कि इररिडीमेबल और रिडीमेबल में फर्क क्या होता है? कोई डिफरेंस? बोल। सर जिस साल कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है तो इररिडीमेबल में उसको अगले साल वो प्रॉफिट मतलब परसेंटेज का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तुम क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव बता रही हो, तुम जो बता रही हो वो क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव है। अच्छा, मतलब उसको डिबेंचर से किसी और शेयर्स में या फिर किसी और कन्वर्ट नहीं कर, वो कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल है। सर इरिडीमेबल डिबेंचर रीपे नहीं होता है और रिडीमेबल डिबेंचर रीपे होता है। तो कोई इन्वेस्ट ही क्यों करेगा बेटा जब रिपे कभी नहीं होगा? तो सर इरिडीमेबल वाइंड अप के टाइम पर होगा और सर ये सही है। रिडीमेबल एक बार कंपनी डिबेंचर इशू कर दी, उसका पैसा कंपनी वापस कब देगी? जब कंपनी वाइंड अप होगी, कंपनी जब बंद होगी, मतलब शेयर जैसे। और जब डिबेंचर इशू करते हैं तभी बता देते हैं कि 5 साल 10 साल 12 साल 20 साल के लिए डिबेंचर इशू कर रहे हैं, फिक्स पीरियड के लिए इशू कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडीमेबल डिबेंचर बोलते हैं। इज दैट ओके? तो आज डिबेंचर इशू किए, कितना साल बाद रिडीम करेंगे पहले से ही बोल दिया, तो वो फिक्स पीरियड वाला डिबेंचर हो गया, उसको हम रिडीमेबल बोलते हैं। इसकी डेट डिफाइंड है कब वापस देना, राइट? लेकिन अगर हम डेट डिफाइन नहीं करते हैं, जब तक कंपनी जिंदा रहेगी तब तक का पैसा कंपनी के पास रहेगा, आप ब्याज लेते रहिए हर साल। जिस दिन कंपनी बंद होगी उस दिन आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? इररिडीमेबल डिबेंचर बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में कोई भी कंपनी इररिडीमेबल डिबेंचर इशू कर ही नहीं सकती, लेकिन एफएम जो है ये इंडियन अकाउंट्स नहीं है, एफएम फाइनेंस मैनेजमेंट है, पूरे वर्ल्ड के लिए पढ़ना पड़ता है, इसीलिए हमको इररिडीमेबल डिबेंचर का कॉस्ट भी पढ़ना पड़ता है। इंडिया में क्यों नहीं कंपनी अलाउ नहीं करती, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। क्यों? इसके फ्रॉड्स के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, मतलब डिबेंचर इशू कर करके पैसा उठा लो, बाद में कंपनी को
लॉस में डिक्लेयर करके बंद कर दो, फिर बोलेंगे हमारे पास तो पैसा नहीं, हम तो बैंकक्रप्ट हो गए, इन्वेस्टर का पैसा डूब जाएगा। इस डर से कंपनीज को परमिशन नहीं, लोग फ्रॉड करते हैं। देखते नहीं हो, हर हर 4-6 महीने में एक बार सुनने मिल जाता है कि इस कंपनी ने 10,000 करोड़ मार लिया, उस कंपनी ने 20,000 करोड़ मार लिया। अभी गुजरात का एक कंपनी आया ना, एबीजी क्या बोल के है, शिपिंग यार्ड वाला जो कंपनी है, 23,500 करोड़ रुपया। माने वे लोग 100-200 करोड़ में भी बात नहीं करता है, वे लोग 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ में बात करता है। मतलब एक होता है ना, मतलब अगर 23,000 करोड़ रुपया अगर 2-2 हजार के नोट का बंडल बनाओगे ना, तो इस पूरा सेंटर में जगह खत्म पड़ जाएगा, उतना नोट का गड्डी हटा नहीं पाओगे, और भी जगह लग जाए, ये जगह कम पड़ जाएगी। 2-2 हजार की गड्डी सजाना चालू करोगे तो 23,000 करोड़ रुपया इस पूरे सेंटर में नहीं हटा पाओगे। मेरे रूम की बात नहीं कर रहा, इतना पैसा 2-2 हजार का बंडल, मतलब रोज एक एक बंडल निकाल के लेके जाएंगे ना तो भी खत्म नहीं कर पाएंगे, 20-30 साल निकल जाएगा, मतलब खत्म नहीं होगा पैसा। इतना पैसा ये लोग मैंने फ्रॉड करके बैठ जाते हैं, सोचो सर। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो ऐसा सब कंट्री में रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं। तुम लोग को पता है पूरे वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर करप्शन मिनिमम है, लोएस्ट है? हाँ, नॉर्वे, फिनलैंड, एकदम करेक्ट आंसर। फिनलैंड इज द कंट्री जहां पर 0.4% लोग करप्ट है। लेवल ऑफ करप्शन जो है वो 0.4 है, रैंक 1 है वर्ल्ड में इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑनेस्टी। 2 नंबर पे न्यूजीलैंड है, डेनमार्क 3-4 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे फिनलैंड। वहां पे कोई करप्ट ही नहीं है। इंडिया का रैंक 117 नंबर पे आता है, 170 कंट्री में 117 नंबर पे है, टॉप 100 में भी नहीं है हम लोग। यही सोच सोच के तो हमारा देश बर्बाद। तो फ्रॉड करने का जो टेंडेंसी है ना, वहां पे 0.4% लोगों में है। मतलब 1000 आदमी में सिर्फ 4 आदमी ऐसे हैं, 1000 आदमी में 4 आदमी हैं जो फ्रॉड का नीति रखते हैं। तो 996 लोग ऑनेस्ट हैं, और 996 लोग 4 आदमी पे हमेशा भारी। हमको इतना पता, लॉ भी स्ट्रांग है, लोग की फितरत भी नहीं है फ्रॉड करने की, ये एक अच्छी चीज। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स। पहले हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि डिबेंचर से रिलेटेड खर्चे क्या क्या हैं। मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फिर इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर। ठीक है, हमें बताया गया कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो इशू करती है 2000,9% इररिडीमेबल डिबेंचर्स at the rate 96 per डिबेंचर। टैक्स रेट जो है कंपनी का वो है 40%। कंपनी का टैक्स रेट 40% है। इतना बोल के छोड़ दिया। फार्मूला हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं के डी से। क्या चीज से रिप्रेजेंट करोगे? के डी क्या सिग्निफाई करता है? के स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, डी स्टैंड्स फॉर डिबेंचर। तो के डी सिग्निफाइज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज गोइंग टू बी इक्वल टू, यहां लिखते हैं आई, ब्रैकेट में लिखते हैं 1 माइनस टी ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई आईपी इशू प्राइस। ये क्या चीज का फार्मूला है? ये फार्मूला है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर।
इसको मैं फिल कर देता हूँ किसी अच्छे से कलर से। सर यहाँ पे आई क्या है? इंटरेस्ट है। टी क्या है? टैक्स रेट है। और इशू प्राइस क्या है? ये इशू प्राइस है।